नमस्कार। स्वागत है आपका सीएस एकेडमी पीसीएस में। यदि आपने सीएस एकेडमी पीसीएस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब सीएस एकेडमी पीसीएस। हम अपने 21 अप्रैल के करंट अफेयर के तहत आज इसको पूरा करने का प्रयास करेंगे और इसी में ही हम देखेंगे। देखो, पीछे मैंने आपको 20 अप्रैल का करंट अफेयर पढ़ाया था, पहले उसका रिवीजन करेंगे और उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे कि हमें क्या क्या पढ़ना है। 7 से 8 आपके लिए न्यूज होंगी और इसमें हम देखेंगे। देखो, इसमें हम विभिन्न प्रकार के स्रोतों से न्यूज़ को कलेक्ट करते हैं। जैसे आप देखते हैं हिता हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, पीआईबी का डेटा और जो सनसेट टीवी होता है उसका डेटा यहाँ पर आप कोट करने का यहाँ पर प्रयास करेंगे। तो देखो, ये जो आपका वीडियो होगा पूरी तरीके से ये यूपी पीएससी को और जितने भी वेरियस एग्जाम होते हैं, हालांकि मेन एग्जाम जो होगा वो हमारा यूपी पीएससी को ही होगा। साथ जो पीसीएस का एग्जाम होता है उसके साथ साथ आरओ एआरओ का होगा, दोबारा होगा ये पेपर। और उसके साथ साथ जो आगे भविष्य में जैसे बीओ होगा, तो वेरियस एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट होगा। और शुरुआत करेंगे हम, लेकिन शुरुआत करने से पहले हम प्रीवियस ईयर के रिवीजन को देखेंगे। अर्थात प्रीवियस मतलब ये है कि जो कल का हमने 20 अप्रैल का जो करंट अफेयर करा था, पहले उसका रिवीजन करेंगे शॉर्ट और उसके बाद में फिर आगे बढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना। तो सबसे पहला ही क्वेश्चन था कि हाल ही में अगले 5 वर्ष के लिए पुनः क्रिस्टिना जॉर्जिवा को आईएमएफ का प्रबंध निदेशक बनाया गया। ये आपको मैंने बताया था कि हाँ, ये स्टेटमेंट सही थी कि 5 वर्ष के लिए इन्हें फिर से चुन लिया गया है आईएमएफ में। अगली स्टेटमेंट थी कि क्रिस्टिना जॉर्जिवा ये ब्रिटेन की मूल निवासी हैं। ये गलत था यहाँ पर कि ये ब्रिटेन की मूल निवासी नहीं थी, ये कि बुल्गारिया की मूल निवासी थी। बुल्गारिया। और आईएमएफ की स्थापना ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के तहत 1944-45 में हुई थी। ये आपका स्टेटमेंट ठीक है। तो इसका मतलब स्टेटमेंट हमारे एक और तीन ठीक थे, तो इसलिए आंसर ये सत्य कथन की बात कर रहा है, तो सत्य कथन आपका एक और तीन होगा। नेक्स्ट, फिर है ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच मॉनिटरिंग रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। पहला कथन था कि इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में सर्वाधिक वनों की कटाई पूर्वोत्तर भारत में हुई है। ये मैंने आपको बताया था कि पूर्वोत्तर भारत में सबसे ज्यादा हुई है। और सबसे ज्यादा किस में? पहले असम में, फिर आपको बताया गया मिजोरम में और फिर उसके बाद में अरुणाचल प्रदेश में आपको बताया गया था। तो पहला स्टेटमेंट आपका ठीक है। ये क्या फिर कहता है कि वर्ष 2000 बाद के बाद भारत में लगभग 6% वनों में कमी आई है। ये भी आपकी स्टेटमेंट ठीक थी। और भारत में वन आगनी के कारण सर्वाधिक वनों का नुकसान जो हुआ है वो उड़ीसा राज्य में हुआ है। ये भी आपका ठीक है। तो सत्य कथन की बात कर रहा है, तो इसलिए आपका आंसर क्या होगा? सभी कथन सत्य है। डी आंसर लगेगा इसका। नेक्स्ट था, विश्व धरोहर दिवस किस तारीख को मनाया जाता है या किस दिन मनाया जाता है? तो आपको बताया था कि 20 अप्रैल को वर्ल्ड हेरिटेज दिवस मनाया जाता है, तो आंसर बी होगा। मैंने आपको यही बताया था कि 17 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, तो 17 अप्रैल को विश्व हीमोफोलिया दिवस मनाया जाता है। फीलिया दिवस। और फिर आपको बताया गया कि लीवर दिवस 19 अप्रैल को, और उसके साथ साथ 21 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? लोक सेवा दिवस। यस, ये आपका लोक सेवा दिवस। और आज 21 अप्रैल भी है, तो आपका ये करंट अफेयर का में देखें तो दिवस भी आपका पूरा हो जाता है ये 21 अप्रैल का। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड किस राज्य का राज्य पक्षी है? तो ये आपका राजस्थान का था। डी आंसर। नेक्स्ट है, हाल ही में चर्चा में रही करीबा झील किन दो देशों की सीमा पर थी? तो ये आपको बताया गया था कि अरीबा झील जो थी वो जिम्बाब्वे और जाम्बिया की सीमा पर थी। दोनों ही देश कहाँ पड़ते हैं? दोनों ही देश अफ्रीका महाद्वीप में हैं। अफ्रीका महाद्वीप। जिम्बाब्वे की राजधानी क्या है? तो जिम्बाब्वे की राजधानी है हरारे। हरारे। और जरा आप जाम्बिया की राजधानी कमेंट बॉक्स में बताना कि जाम्बिया की राजधानी क्या होगी। नेक्स्ट है, मुदुमलाई टाइगर रिजर्व किन तीन राज्यों की सीमा को साझा करता है? तो वो मुदुमलाई टाइगर रिजर्व जो है वो आपको बताया था कि जंक्शन पे किस पे है? कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु के जंक्शन पे है। आपका आंसर इसमें सी हो जाएगा। ये तो हो गया हमारा प्रीवियस जो हमने पीछे करंट अफेयर पढ़ा था वो उसको। अब हम आगे बढ़ेंगे और हम ये देखेंगे कि क्या क्या हमें यहाँ पर पढ़ना भी है। शुरुआत करेंगे क्रोएशिया रूलिंग में। क्रोएशिया में देखो अभी इलेक्शन हुए हैं और वहां पर सरकार भी बनी है। तो हमें ये नहीं देखना कि क्रोएशिया में इलेक्शन हुए हैं, कैसे हुए हैं, क्यों हुए हैं, क्योंकि इलेक्शन सिर्फ हमें और सिर्फ किसके देखने हैं? भारत के। जो भारत के इलेक्शन होते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन हमें क्रोएशिया में ये देखना है कि क्रोएशिया है कहाँ, क्रोएशिया की राजधानी क्या है, क्रोएशिया क्या किसी सागर के तट पर भी लगा हुआ है? तो ये हमें यहाँ पर सब कुछ देखकर चलना है, तो इसी के बारे में हमें देखना है। तो देखो, पहला कथन है कि क्रोएशिया की सीमा एड्रियाटिक सागर से लगती है जो अटलांटिक महासागर में है। तो ये जो स्टेटमेंट है, देखो यहाँ तक तो सही है कि क्रोएशिया की सीमा एड्रियाटिक सागर में लगती है। ये यहाँ तक आपका ठीक है, लेकिन अटलांटिक महासागर में नहीं है। ये अटलांटिक महासागर का मतलब जैसे आप देखते हैं ना, ये इधर आपका हिंद महासागर
इसे आप अफ्रीका महाद्वीप मान लीजिए, ये हिंद महासागर, और आपका इधर अटलांटिक महासागर। तो अटलांटिक महासागर का जो क्षेत्र है वो ये वाला क्षेत्र है। और इसी के ऊपर जो है, इसी के ऊपर यहाँ है आपका भूमध्य सागर, और भूमध्य सागर में ही है एड्रियाटिक सागर। तो इसका मतलब जो एड्रियाटिक सागर है वो अटलांटिक महासागर में ना होकर कहाँ है, वो भूमध्य सागर में है। भूमध्य सागर। आगे, क्रोएशिया की सीमा हंगरी, स्लोवानिया और सर्बिया से लगती है। हाँ जी, देखो क्रोएशिया की जो सीमा है वो हंगरी से भी लगती है, स्लोवानिया से भी लगती है, सर्बिया से भी लगती है, और इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, बोस्निया, बोस्निया से भी क्रोएशिया की सीमा लगती है। अब आगे कह रहा है, इसका मतलब दूसरी स्टेटमेंट सही है और पहली स्टेटमेंट आपकी गलत हुई। फिर कह रहा है क्रोएशिया की राजधानी जगरेब है। तो क्रोएशिया की राजधानी जगरेब है, ये भी आपका ठीक है। तो आंसर क्या होगा? दो और तीन कथन सही हो गए आपके। डिटेल देख लेते हैं आप। देखो ये आपका क्रोएशिया, जो यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये वाला क्षेत्र, ये आपका क्रोएशिया का है। तो क्रोएशिया ये आपका, देखो ये जो आप पूरा क्षेत्र देख रहे हैं, ये वाला, ये आपका पूरा का पूरा भूमध्य सागर, और भूमध्य सागर में क्या है, आपका एड्रियाटिक सागर। ये आपका इटली पूरी तरीके से भूमध्य सागर से घिरा हुआ है, तीन तरफ से। और ये आपका तेरियान सी है इधर। अब आप यहाँ पर देखें, देखो क्रोएशिया की सीमा किस किस के साथ लगती है, देखो स्लोवानिया के साथ, हंगरी के साथ, इधर सर्बिया के साथ, और इधर बोस्निया एंड हर्गोविनिया के साथ यहाँ पर सीमा लगती है। और इसकी राजधानी क्या है? इसकी राजधानी जगरेब है। और उसके साथ साथ आप देखेंगे यहाँ की जो भाषा क्या है, भाषा देखेंगे तो भाषा जो आपको देखने को मिलेगी क्रोशियाई, क्रोएशियाई। क्रोएशिया है तो क्रोएशियाई यहाँ की भाषा मिलेगी आपको। और जो प्रधानमंत्री हैं वो आंद्रेजे पिलोवेंक के हैं, आंद्रेजे पिलोवेंक के, ये यहाँ के प्रधानमंत्री होंगे। और लगभग यहाँ की जो जनसंख्या है वो 3,86,000 है। ये आपको ध्यान रखना, किसके अनुसार? ये विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार, 2022 में विश्व बैंक ने अपनी रिपोर्ट जारी की थी, तो उसके अनुसार 3,86,000 यहाँ की जनसंख्या है। नेक्स्ट, अब आप यहाँ पर वही पढ़ सकते हैं कि क्रोएशिया एक आधिकारिक तौर पर क्या है, क्रोएशिया गणराज्य है, मध्य दक्षिण पूर्व यूरोप के चौराहे पर स्थित एक देश है, जो कहाँ है? एड्रियाटिक सागर में। राजधानी जगरेब है, भाषा क्रोएशियाई है, प्रधानमंत्री आंद्रेजे प्लोवेंके हैं, और जनसंख्या आपको बता दी, ये आपकी, ये 3.86 है आपका, नहीं सॉरी, ये 3.86 नहीं है, 38.6 लाख है। ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना है यहाँ से। 38.6 लाख, मतलब लगभग लगभग ये कह लो कि 38 लाख यहाँ की जनसंख्या है। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में क्षुद्र ग्रह 2005 EX 296, एक क्षुद्र ग्रह, इसका नाम किस भारतीय वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया है? अब देखो किस भारतीय वैज्ञानिक के नाम पर रखा जाएगा, देखो एम वेंकटरमन, इनके नाम पर नहीं। एम वेंकटरमन जो है, आप जानते हैं कि भारतीय वैज्ञानिक थे, और भौतिकी के क्षेत्र में इन्होंने रमन प्रभाव दिया था, जिसकी वजह से इन्हें 1928 में नोबेल पुरस्कार मिला था। नोबेल पुरस्कार इन्हीं को दिया है। अब देखो जयंत मूर्ति, राजशेखर या इनमें से कोई नहीं, तो को जयंत मूर्ति को दिया गया, अर्थात जयंत मूर्ति के नाम पर ही 2005 EX 296 का नाम यहाँ पर इनको रखा गया है। नेक्स्ट है आपका, तो आंसर आपका इसमें क्या बनेगा? 20 का आंसर हो जाएगा। देखो आईएयू होता है इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिक यूनियन, एक संस्था होती है जिसकी स्थापना कब की गई थी, तो 1991 में इसकी स्थापना की गई थी, आईएयू की। नासा में उनके योगदान के लिए, नासा क्या है? नासा देखो यूएसए की एक स्पेस एजेंसी है, स्पेस एजेंसी है यूएसए की। तो जयंत मूर्ति को सम्मानित करते हुए क्षुद्र ग्रह 2005 EX 296 को जयंत मूर्ति के नाम पर नामित किया गया है, जो 18 मार्च को, देखो इसका निर्णय कब लिया गया, तो 18 मार्च को निर्णय, ये आपको स्टेटमेंट याद नहीं रखना कि कब इसका निर्णय लिया गया, बस इतना ही ध्यान रखना है कि कौन सा क्षुद्र ग्रह था और किस वैज्ञानिक के नाम पर इसका नाम रखा गया है। नेक्स्ट 2005 में किट पैक नेशनल ऑब्जर्वेटरी में MW बुई द्वारा क्षुद्र ग्रह की खोज की गई थी। नासा की न्यू होराइजन साइंस टीम में प्रोफेसर मूर्ति के काम की मान्यता को नामित किया गया है, अर्थात इन्होंने जो योगदान दिया है नासा में, उसी को ध्यान में रखते हुए इस क्षुद्र ग्रह का नाम न्यायमूर्ति प्रोफेसर मूर्ति के नाम पर रख दिया गया। प्रोफेसर मूर्ति का शोध जो है कैसा है? अंतर तारकीय के माध्यम से पराबैंगनी खगोल विज्ञान और अंतरिक्ष मिशन पर केंद्रित था। और आईएयू के निदेशक MK से जुड़ते हुए वेणु बप्पू और जेसी भट्टाचार्य, जिनके नाम पर क्षुद्र ग्रहों का नाम रखा गया, अर्थात मूर्ति से पहले भी वेणु बप्पू और जेसी भट्टाचार्य का भी नाम रखा गया था क्षुद्र ग्रहों के नाम पर ही।
और आईएयू अर्थात इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन की स्थापना कब हुई थी? तो 1919 में हुई थी। सॉरी, मैंने पीछे आपको शायद 1991 बता दिया, नहीं, 1919 में हुई थी। कहाँ हुई थी? तो फ्रांस के पेरिस में इसकी स्थापना हुई थी। ये ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट है, तो देखो, नौसेना में नौसेना कह लो या नेवी कह लो, वाइस एडमिरल की नियुक्ति हुई है। वही हमें यहाँ पर देखना है। वो ये आपका सोर्स, इसी तरह से मैं आपको सोर्स भी दिखाता चलूंगा कहाँ का है। ये द हिंदू का सोर्स है, दो दिल्ली वाला आता है ना द हिंदू, उसका सोर्स है ये। कौन बने हैं, कैसे बने हैं, वो आपको यहाँ पर देख सकते हैं। आर हरि कुमार, आर हरि कुमार जो है वो नेवी के चीफ बनेंगे, अर्थात वाइस एडमिरल जो बनेंगे वो आर हरि कुमार बनेंगे। यहाँ पर ये भी देखेंगे कि ये किसका स्थान लेंगे और किस तरीके से आगे काम होगा। देखो, हाल ही में किसे नौसेना के स्टाफ प्रमुख के रूप में नामित किया गया है? तो नौसेना के आर जो नामित किया गया है, क्या है? आर हरि कुमार को, या दिनेश कुमार त्रिपाठी को, या मंगेश जोशी को, या फिर उसके बाद में आप देखेंगे जयंत पटनायक को। तो देखो, आर हरि कुमार तो वर्तमान में है, आर हरि कुमार का तो ये स्थान लेंगे, ये ध्यान रखना। तो कौन बने हैं? दिनेश कुमार त्रिपाठी। दिनेश कुमार त्रिपाठी जो बनेंगे वो नौसेना स्टाफ के प्रमुख बनेंगे। नेक्स्ट, देखो, ये वर्तमान में क्या है? उप प्रमुख है, और एडमिरल आर हरि कुमार का ये स्थान लेंगे। और जो ये अपना पदभार संभालेंगे, ये 30 अप्रैल को संभालेंगे। ये याद नहीं रखना डेट आपको कि कब इस पदभार संभालेंगे। तो देखो, इनके करियर की बात करें तो त्रिपाठी जी की तो 1985 में इनको कमीशन किया गया। और संचार और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध में विशेषज्ञता, व्यापक सेवा, जिसमें पश्चिमी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर और कमांडिंग इन चीफ की भूमिका इन्होंने निभाई है अब तक। और इनकी जो शिक्षा हुई थी, देखो शिक्षा वगैरह इतना ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप सीधा सीधा याद रखना कि नौसेना उप प्रमुख कौन बनेंगे अब। तो और नौसेना जो उप प्रमुख बनेंगे वो दिनेश कुमार त्रिपाठी होंगे अब। और सैनिक स्कूल से इनकी शिक्षा हुई, रीवा राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में इनका एडमिशन हुआ, जो कहाँ है? आपका खड़ग वासला में है। नेक्स्ट आपका, ईरान और इजराइल में की टेंशन के कारण क्या हो रहा है? जो यूएसए के एनओई थे, जो भारत आने वाले थे, उनका नाम था सुलवीन। तो ये इन्होंने अपनी भारत यात्रा क्या कर दी है? वो कैंसिल कर दी है कुछ समय के लिए। मतलब कहना के मतलब ये है कि इजराइल और ईरान के मध्य भी टेंशन खड़ी है, तो इसी को ध्यान में रखते हुए इन्होंने फिलहाल अपनी जो यात्रा है, भारत यात्रा है, वो फिलहाल के लिए पोस्टपोन्ड कर दी है। आगे ये कब आएंगे, ये आगे देखा जाएगा। तो इसी क्षेत्र में जो अब हम देखेंगे, यूएस भारत यूएस के रिलेशन किस तरह से हैं। तो भारत और यूएस के रिलेशन हमारे किस तरह से हैं, वो हम यहाँ पर देखकर चलेंगे। देखो, ये तो केवल एक बहाना है कि ये स्लोवेनियन आ रहे हैं, लेकिन हमें क्या पढ़ना है? हमें इसकी बैकग्राउंड देखनी है कि क्या एक कौन सी एक्सरसाइज भारत और अमेरिका के बीच होती है, कौन कौन से रिलेशन है भारत और अमेरिका के साथ, क्या कोई टाई अप भी कर रखा है हमने? तो ये हमें यहाँ पर देखना पड़ेगा। जैसे देखें, क्वेश्चन देखो ये बनाया गया है कि निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए और सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना। अब देखो, ये जो है ये डिफेंस पैक्ट है, अर्थात रक्षा समझौते हैं ये। भारत और अमेरिका के जो बीच जो हुए हैं, ये रक्षा समझौते हैं। जैसे गोस्मिया, ये कब साइन हुआ था? तो यदि हम गोस्मिया की बात करें तो ये 2002 में साइन हुआ था। तो ए का जो लगाएंगे आप 2 लगाएंगे। लेमुआ, लेमुआ जो हमने साइन किया था, वो लेमुआ साइन किया था 2016 में। उसके बाद में कोमकासा, कोमकासा हमने साइन किया था 2018 में। और बीका, बेका जो हमने साइन किया था वो 2020 में किया था। कभी कभी स्टेटमेंट सीधी पीसीएस में तो सीधी उठाकर पूछ लेता है कि बताइए, मैच कराइए। तो ये आपको ध्यान रखना है कि कब कब हमने साइन किए हैं भारत भारत और अमेरिका के साथ में। तो आंसर क्या बनेगा इसका? आंसर तो बन जाएगा इसका डी। अब देखो, किस किस क्षेत्र में हमने हमें देखो वर्तमान में जो ये सुलिविन आ रहे थे, तो हमें किस क्षेत्र में भागीदारी करनी थी? तो आईसीईटी के क्षेत्र में भागीदारी करी थी, जिसे हम कहते हैं महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकी। अर्थात कहने का मतलब यह है कि महत्वपूर्ण और प्रौद्योगिकी पर सहयोग के लिए भारत और अमेरिका द्वारा सहमत एक रूपरेखा थी, जिसमें क्या होगा? कृत्रिम बुद्धिमत्ता, क्वांटम कंप्यूटिंग, अर्धचालक और वायरलेस दूरसंचार इसमें शामिल थे। और प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पहली बार 2022 में टोक्यो क्वाड में बैठक के मौके पर इसकी रूपरेखा रखी थी। किसकी? आईईसीटी की। कब रूपरेखा रखेगी? तो 2022 के क्वाड सम्मेलन कब हुआ था 2022 का? तो ये हुआ था जी जापान में, जापान के टोक्यो में आयोजित हुआ था। और इस साल जनवरी में उनकी रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने और प्रौद्योगिकी की रक्षा को आगे बढ़ाने के लिए इसे लॉन्च किया गया था। अब देखो, जो सैन्य समझौते मैंने आपको पीछे बताए थे वही यहाँ पर है। तो भारत और अमेरिका के बीच कितने सैन्य समझौते हैं? तो 4।
कौन सा? गोस्मिया। गोस्मिया होता है मिलिट्री इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट, अर्थात जितने भी इंफॉर्मेशन होगी मिलिट्री से संबंधित, रक्षा से संबंधित, वो क्या होगा, अमेरिका भारत को देगा। क्योंकि देखो रक्षा से संबंधित यदि सबसे ज्यादा सैटेलाइट हैं किसी के पास, तो वो यूएसए के पास है। तो इसी वजह से क्या है कि ये डिफेंस का डेटा जो है वो भारत को देता है। जैसे आपने देखा होगा चाइना के साथ में अभी भिड़ंत हुई थी पोंगोंग सो लेक में, तो वहां भी क्या था, जितने भी वहां पर सैनिक शहीद हुए थे, या चाइना के सैनिक मारे गए थे, या भारत के सैनिक जितने भी शहीद हुए थे, वहां पर सबका डेटा जो प्रोवाइड कराया था वो अमेरिका ने ही कराया था। वो भी किसके तहत? वो मिलिट्री इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट के तहत ही कराया था। फिर आप देखेंगे एक लेमोआ है। लेमोआ जो है लॉजिस्टिक एक्सचेंज एग्रीमेंट है, जिसे 2016 में लगाया लाया गया था। फिर है कोमकासा। कोमकासा का मतलब होता है कम्युनिकेशन एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट। कम्युनिकेशन एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट पर साइन कब हुए? 2018 में। बीका। बीका है बेसिक एक्सचेंज कोऑपरेशन एग्रीमेंट। तो इसे कब लाया गया था? तो इसे 2020 में लाया गया था। नेक्स्ट, अब देखो कौन कौन से युद्धाभ्यास होते हैं भारत और अमेरिका के बीच में। भारत एंड अमेरिका के बीच में कौन कौन से युद्धाभ्यास होंगे? जैसे आप देखते हैं टाइगर ट्रम्प, ये नौसेना का युद्धाभ्यास है। वज्र प्रहार, ये पैरा का है। उसी के साथ साथ युद्धाभ्यास भी है, युद्धाभ्यास जॉइंट मिलिट्री ट्रेनिंग अभ्यास है ये। कोप इंडिया, कोप इंडिया जो है वो एयरफोर्स का युद्धाभ्यास है। होंगे भारत और इसके बीच में, भारत और यूएसए के बीच में ही। और जो मालाबार है, मालाबार में इसमें देखो, इसके मालाबार की जो शुरुआत होती है वो 1992 में हुई थी। उसके बाद में इसमें देखो हुई तो भारत और अमेरिका के बीच ही, लेकिन वो बाद में क्या हुआ, बाद में इसमें जापान भी जुड़ गया, और फिर उसके बाद में ऑस्ट्रेलिया भी इसमें जुड़ गया। तो वर्तमान में इसमें 4 देश हैं। और आप देखते हैं कि जो क्वाड बना हुआ है, क्वाड में भी कौन है, वो क्वाड में भी ये ही चारों देश हैं। तो इसलिए कभी कभी इसे क्वाड का युद्धाभ्यास भी कह दिया जाता है। तो इसलिए घबराने की बात नहीं है इसमें। यदि वो पूछ ले कि क्वाड युद्धाभ्यास कब हुआ, तो क्वाड युद्धाभ्यास किसके मध्य होता है, तो ये ही चारों देश आपको देखने को वहां पर भी मिलेंगे, क्योंकि क्वाड में यही चारों देश हैं, और मालाबार युद्धाभ्यास में भी कौन आते हैं, ये ही चारों देश आते हैं। देखो, जो 2+2 डायलॉग होता है या उच्च स्तरीय का संवाद होता है भारत और अमेरिका के बीच में, कहाँ होता है? देखो, 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद करते हैं, वाणिज्यिक संवाद भी होता है, आर्थिक और वित्तीय भागीदारी भी होती है, व्यापार नीति फोरम भी होती है, सामरिक ऊर्जा साझेदारी भी होती है, और होमलैंड सिक्योरिटी डायलॉग भी होता है। अभी देखो मेंस में यदि भारत और अमेरिका के रिलेशन को लेकर सवाल पूछ ले, तो वहां पर ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट है, देखो जो बेंगलोर की बेंगलोर की एक लेक है वीरानाम, वीरा नाम लेक, ये क्या है कि दिन पे दिन सूखती ही जा रही है। तो इसी को लेकर यहाँ पर ये सवाल बना है, और डाउन टू अर्थ से जो न्यूज़पेपर है उससे ये टॉपिक उठाया गया है। तो इसके बारे में हम देखेंगे। देखो, चेन्नई के पास है ये। देखो ये सूख क्यों रही है, ये हमें देखना है, और इसका कारण भी क्या है, और यहाँ पर क्वेश्चन क्या बन सकते हैं, वो हमें यहाँ पर देख कर चलना है। पहला ही क्वेश्चन है, देखो वीरानम झील की अवस्थिति वर्तमान तमिलनाडु में है, क्या ये ठीक है? जो वीरानम झील है, क्या उसकी स्थिति तमिलनाडु में है? हाँ, ये आपकी तमिलनाडु में है वीरानम। और इस झील का निर्माण चालुक्य वंश के शासकों ने करवाया था। देखो 10वीं शताब्दी में इस झील का जो निर्माण करवाया था चालुक्य ने नहीं करवाया था, चालुक्य वंश के शासकों ने नहीं करवाया था, ये चोल वंश के शासकों ने करवाया था। तो दूसरी स्टेटमेंट आपकी गलत होगी। अब इस झील में वर्ष के अधिकांश समय पानी रहता है? नहीं, ये झील जो है वर्ष के अधिकांश समय क्या रहती है, ये सूखी हुई रहती है। तो इसी कारण क्या होगा, दूसरा स्टेटमेंट भी गलत। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं एक सही है और 2 और 3 गलत हैं। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं एक सत्य और 2 और 3 आपके असत्य हैं। तो आंसर क्या बनेगा आपका? ए आंसर इसमें लग जाएगा। ये आपका तमिलनाडु वाला क्षेत्र है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपकी झील है। ये वीरानम झील आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी इस क्षेत्र में। तो वीरानम झील यहाँ पर है। कितने कितनी कैपेसिटी है इसकी? 1465 मीटर स्क्वायर फीट है यहाँ पर इसकी कैपेसिटी। और कितनी इसकी लंबाई है, डिस्टेंस देखें तो 235 किलोमीटर। तो 235 किलोमीटर की इसकी डिस्टेंस भी होती है। तो यहाँ से आप इसको देख सकते हैं। चोर भी देख लेते हैं, जैसे कहाँ है, दक्षिण तमिलनाडु राज्य के कुंडलोर जिले में स्थित है ये। चेन्नई से कितने किलोमीटर दूर है, तो 235 किलोमीटर दूर है। और इस झील का जो निर्माण हुआ था वो 10वीं शताब्दी में ग्रेट चोलों के समय में हुआ था। अर्थात कहने का मतलब ये, चोल में भी एक राजा था, राजा द्वितीय चोल, इसने इसका निर्माण करवाया था झील का। इस झील को वाडावरू नदी के माध्यम से कोल्लीदम से पानी मिलता है। अर्थात वाडावरू नदी के माध्यम से और कोल्लूदम तक इसे जो पानी मिलता है वो वाडावरू नदी के द्वारा ही मिलता है।
तो देखो कुछ झीलों से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण तथ्य भी आप याद रखना, यहाँ से अक्सर सवाल बन जाता है और यही आपका स्टैटिक होता है। ये आपका स्टैटिक पार्ट है, यहाँ से भी सवाल पूछ सकता है। तो भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो बुलर झील है। कहाँ है? जो जम्मू कश्मीर में है। भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील चिल्का झील है, जो आपकी उड़ीसा में है। 2020 के पीसीएस के पेपर में दोनों ही ये टॉपिक पूछे गए थे, पहला भी और मीठे पानी की सबसे बड़ी झील और खारे पानी की सबसे बड़ी झील, ये आपके ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। और भारत की सबसे ऊंची झील कौन सी है? देखो भारत की सबसे ऊंची झील जो है वो चोलमू झील है, जो कहाँ है? आपकी सिक्किम में आपको देखने को मिलेगी। भारत की सबसे लंबी झील, तो भारत की सबसे लंबी झील जो है वो वेम्बनाड में, वेम्बनाड झील है, वो कहाँ है? वो आपकी केरल में है। और भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद बल्लभ पंत सागर झील है, जो कहाँ है? आपकी उत्तर प्रदेश में। जो उत्तर प्रदेश का सोनभद्र और मिर्जापुर वाला क्षेत्र है, वहां पर आपको ये मिलेगी उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी कृत्रिम झील। और भारत की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील कहाँ है? तो वो डेवर झील है। यदि दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील पूछ ले तो डेवर झील राजस्थान में होगी आपकी। नेक्स्ट। नेक्स्ट देखो, एनसीडीआरसी, एनसीडीआरसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ अभी यहाँ पर कथन कहे हैं इसके संबंध में मेंबरशिप के लेकर। और इसके लिए कहती है कि यदि कोई इस तरह की एनसीडीआरसी के तहत कोई गलत काम करता है तो उसे नॉन अवेलेबल वारंट उसके साथ क्या है कि उसको लगाया जाएगा उसके लिए। अब यहीं पर हमें देखना है कि एनसीडीआरसी क्या होता है और किस तरीके से ये काम करता है। देखो, तो एनसीडीआरसी की स्थापना 1988 में उपभोक्ता संरक्षण अधिकार अधिनियम 1986 के तहत हुई थी। क्या ये कथन सही है? एनसीआरडीसी को पहले तो इसकी फुल फॉर्म देखो, एनसीआरडीसी को हम क्या बोलेंगे? एनसीआरडीसी को बोलते हैं नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट्स, DISPUTES, डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन। साथ कहने का मतलब ये एनसीडीआरसी नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन, हिंदी में बोलेंगे इसको राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1988 में हुई थी। किसके तहत? जो उपभोक्ता संरक्षण अधिकार अधिनियम है उसके तहत हुई थी। जो उपभोक्ता अधिकार संरक्षण अधिनियम कब लाया गया था? तो ये 1986 में लाया गया था। क्या इसी के तहत हुई थी? हाँ जी, ये इसी के तहत हुई थी। इसका मतलब ये इसकी पहला स्टेटमेंट सही होगा। फिर कहता है इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। हाँ जी, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में भी है। फिर आगे कहता है कि इस आयोग का प्रमुख सर्वोच्च न्यायालय, अर्थात इस आयोग का जो प्रमुख होगा वो सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के वर्तमान न्यायाधीश या सेवानिवृत्त न्यायाधीश होते हैं। तो ये आपका ठीक है। देखो, इस आयोग का जो प्रमुख बनेगा ना या अध्यक्ष बनेगा वो सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या सेवानिवृत्त न्यायाधीश बन सकते हैं। तो इसलिए आपका आंसर क्या होगा? तीनों स्टेटमेंट आपके ठीक है, तो आंसर आपका डी होगा। कथन, सभी कथन आपके सत्य हैं। कैसा निकाय है? एक अर्ध न्यायिक निकाय है। स्थापना आपको बताई थी कि 1988 में उपभोक्ता संरक्षण अधिकार अधिनियम 1986 के तहत हुई। नई मुख्यालय नई दिल्ली में है। और आयोग के नेतृत्व में, अर्थात जो इसका अध्यक्ष होगा वो आपको भी बताया कि सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय का या तो न्यायाधीश हो या फिर सेवानिवृत्त या न्यायाधीश हो, वो इसका यहाँ पर अध्यक्ष बन सकता है। अब एनसीडीआरसी का जो अधिकार क्षेत्र होगा वो क्या होगा? देखो, ऐसी शिकायतें जहां वस्तुएं और सेवाओं का मूल्य 10 करोड़ से अधिक होगा। यदि कोई शिकायत आती है 10 करोड़ से ऊपर की, तो उस शिकायत का ये निवारण करेगा। और राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के आदेशों का के विरुद्ध अपील आप यहाँ पर कर सकते हैं। और केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण के आदेशों के खिलाफ भी आप अपील यहाँ पर कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है? इसमें हम अपील कर सकते हैं। अब देखो, यदि कोई इसके फैसले से संतुष्ट नहीं है तो फिर वो सुप्रीम कोर्ट में भी अपील कर सकता है, लेकिन वो काम बाद का होगा। लेकिन फिलहाल यहाँ पर हम इस तरीके की अपील कर सकते हैं। तो देखो, एनसीडीआरसी के आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति एक ऐसे आदेश के खिलाफ, अर्थात किसी ने धोखाधड़ी किया है 10 करोड़ से ऊपर का, तो 30 दिनों की अवधि के भीतर ही भारत के सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकता है। कहने का मतलब यह है कि यदि कोई एनसीडीआरसी से संतुष्ट नहीं है व्यक्ति, तो 30 दिन के अंदर वो सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है। अब देखो, जो उपभोक्ता संरक्षण या संशोधन अधिनियम है 2019, उसके बारे में बता देता हूँ मैं। उपभोक्ता संरक्षण अधिकार अधिनियम कब लाया गया था? वो 1986 में। लेकिन इसमें क्या गया? इसमें 1900 जो 1986 का अधिनियम था, इसको 2019 में परिवर्तित कर दिया गया। और 2019 में परिवर्तित करके कब लागू किया गया? तो इसे 20 जुलाई 2020 को फिर से लागू किया गया। और उद्देश्य क्या है? उद्देश्य आप जानते हैं कि उपभोक्ता के हितों की रक्षा करना होता है इसका उद्देश्य। यह उपभोक्ता के अधिक व्यापक अधिकारों को शामिल करता है।
साथ केंद्रीय स्तर पर उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण बनाने की बात की गई। और क्या किसको रोकता है? जो भ्रामक विज्ञापन होते हैं ना, ये भ्रामक विज्ञापन पर रोक लगाते हैं। जैसे भ्रामक विज्ञापन आप देखते हैं अलग अलग तरीके से, जैसे नेस्ले वगैरह, नेस्ले का भी एक एडिटोरियल आया था। उसमें भी क्या था कि वो कहते हैं कि हम शुगर फ्री देते हैं चीजों को, लेकिन उसमें क्या था, जब उसको चेक किया गया तो उसमें सबसे ज्यादा शुगर मिला। तो इस तरह के भ्रामक विज्ञापनों से बचने के लिए ये इस तरह से कौन देता होती है इसकी, तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम ही कस्टमर की यहाँ पर रक्षा करती है। तो आप भ्रामक विज्ञापन नहीं फैलाएंगे। उसके साथ साथ देखो, केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद भी बनाई जाती है इसी के तहत। और जो परिषद बनती है उसका जो कार्यकाल होता है वो 3 वर्ष का होता है। और जो परिषद बनेगी वो कैसी होगी? एक सलाहकारी निकाय होगा, जैसे नीति आयोग ना। नीति आयोग जो आयोग भी तो कैसा है? नीति आयोग भी एक सलाहकारी निकाय ही है। अब उपभोक्ता संरक्षण ई कॉमर्स नियम भी लाया गया, इसी के तहत लाया गया था। जो वाणिज्य होते हैं, जो हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक शॉपिंग, वो हम 2020 के तहत लाते हैं। इसमें क्या था कि प्रत्येक ई कॉमर्स कंपनी को, जो कस्टमर को क्या क्या बताना पड़ेगा, वो अपना मूल देश बताना पड़ेगा, भुगतान के तरीके बताने पड़ेंगे, निपटान प्रक्रिया की जानकारी उपभोक्ता को देनी होगी, जिससे उपभोक्ता वस्तु को खरीदने के लिए तैयार हो। अर्थात कहने का मतलब ये, ई कॉमर्स के माध्यम से सारी जानकारी आपको कस्टमर को देनी पड़ेगी कि किस देश की कंपनी है, भुगतान किस तरीके से करेंगे, निपटान प्रक्रिया किस तरह से होगी, और यदि कोई प्रोडक्ट गलत आता है तो उसका भी निपटान किस प्रकार से किया जाएगा। वो सब के सब किसके तहत आते हैं? वो उपभोक्ता संरक्षण ई कॉमर्स नियम 2020 के तहत आते हैं। और देखो, ई कॉमर्स कंपनी को उत्पाद की संपूर्ण जानकारी उपभोक्ता को देनी होगी। और शिकायत निवारण तंत्र को विकसित करना है। और शिकायत प्राप्ति की सूचना, मतलब शिकायत प्राप्त होने के बाद में सूचना जो देनी होगी वो 48 घंटे के अंदर अंदर सूचना जो है वो उपभोक्ता को यहाँ पर देनी होगी। और इस अधिनियम में उत्पाद दायित्व की बात की गई है। यदि कोई उत्पाद दोषपूर्ण या त्रुटिपूर्ण है, जिससे जिम्मेदारी, इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? देखो, उत्पादक की भी इसकी जिम्मेदारी होगी। सेवा प्रदाता अर्थात जो सेवा दे रहा है उसकी भी जिम्मेदारी होगी। जैसे आप अमेजन से कुछ भी मंगवा लेते हैं या फ्लिपकार्ट से आप कुछ भी मंगवाते हैं, यदि कोई डिफेक्ट है पीस आपका, तो उसकी जिम्मेदारी जिसने बनाया है उसकी भी होगी, और जो सेवा दे रहा है, जैसे अमेजन सेवा दे रहा है, फ्लिपकार्ट सेवा दे रहा है, तो ये जिम्मेदारी उसकी भी होगी, और विक्रेता की भी होगी, जो बेच रहा है उसकी भी यहाँ पर जिम्मेदारी, तीनों की होगी कुल मिलाकर। अब उपभोक्ता अपनी शिकायत अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले आयोग में शिकायत करा सकता है। तो यदि वो शिकायत कराता है, यदि 5 लाख तक का मामला है, तो 5 लाख तक के मामले पर कोई शुल्क नहीं लिया जाता जब उसकी शिकायत दर्ज होगी। लेकिन उससे ज्यादा, यदि उससे बड़ा मामला है, तो उससे बड़े मामले पर वहां पर फिर थोड़ा सा हल्का सा शुल्क लिया जाता है। तो विवाद को सुलझाने के लिए, यदि विवाद हुआ है तो विवाद को सुलझाने के लिए बिचौलियों का भी सहारा लिया जा सकता है। और विवाद में हट जाने का दावा उपभोक्ता न्यायालय में भी किया जा सकता है। उपभोक्ता न्यायालय अलग होता है, उसको हम किसी दिन अलग पढ़ाएंगे। तो देखो, कितने स्तर पर आप शिकायत कर सकते हैं? 3 स्तर पर शिकायत कर सकते हैं। एक तो जिला स्तर पर आप शिकायत कर सकते हैं, दूसरा राज्य स्तर पर शिकायत कर सकते हैं, तीसरा केंद्रीय स्तर पर आप शिकायत कर सकते हैं। अब देखो, जिला स्तर पर आप कितना, यदि विवाद आपका 50 लाख तक का है, 50 लाख तक के विवाद को आप जिला स्तर पर अपना, जहां भी जो आपका जिला लगता है, तो वहां पर आप जमा करा सकते हैं, वहां पर आप कंप्लेंट कर सकते हैं। और यदि विवाद आपका 50 लाख से 2 करोड़ तक का है, मतलब 50 लाख से ज्यादा का है और 2 करोड़ तक का है, तो राज्य स्तर पर आप इसकी शिकायत करेंगे। और यदि 2 करोड़ से ऊपर के मामले आते हैं, तो 2 करोड़ से ऊपर के मामले वो आपको केंद्र स्तर पर देखे जाएंगे सारे। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो ये तो हो जाता है आपका उपभोक्ता संरक्षण या एनसीडीआरसी। देखो, एनसीडीआरसी के तहत हमने क्या भी क्या कवर कर लिया? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम भी कवर कर लिया, उसके साथ साथ ई कॉमर्स अधिनियम भी हमने यहाँ पर कवर कर लिया। तो ये आपकी स्ट्रेटेजी जीके भी होगा, और ये बैकग्राउंड को भी आपको और भी ज्यादा आपको मजबूत करेगा, जिसे कहते हैं ना बेसिक, उसको ये मजबूत करके चलेगा। आगे बढ़ेंगे तो देखो, एलोन मस्क भारत आ रहे हैं, और भारत में क्या होगा? जब एलोन मस्क भारत आ रहे हैं, तो ये क्या है? देखो, विश्व के सबसे, आप ये कह लें कि जो टॉप अमीर हैं उनमें उनकी श्रेणी में आते हैं। और कहाँ के व्यक्ति हैं? अमेरिका के हैं। जो आप देखते हैं, अब देखो, जो एलोन मस्क आएंगे तो क्या आएगा भारत में? एफडीआई। एफडीआई बोलते हैं हम किसको? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अब कैसा होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट? तो देखो, यहाँ पर क्या है, भारत ने अपने कुछ रूलों में भी चेंजिंग किया है। अर्थात रूल बैकिंग, मतलब रूल में भी चेंज किया है भारत ने। और ये जो न्यूज आपकी इंडियन एक्सप्रेस है, अब देखो, ये तो पूछेगा नहीं आपसे कि रूल में बदलाव हुआ, कितना बदलाव हुआ, कैसे बदलाव हुआ, लेकिन एफडीआई के बारे में आपसे जरूर पूछ लेगा। तो एफडीआई से संबंधित हम यहाँ पर कुछ देखेंगे, और वहीं से आपको क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेगा। तो स्टार्ट करेंगे। देखो, निम्न कथनों पर विचार करना है। कहता है कि भारत में एफडीआई की शुरुआत जो 1990 से होती है। हाँ, जो हम
कि देखते हैं ना, पब्लिक प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन जो और ग्लोबलाइजेशन को हम देखते हैं, तो वो यहीं से शुरुआत होती है। 1990 में ही लाया गया था। जब 1990 में लाया गया था तो एफडीआई की शुरुआत भारत में कब से हो जाती है? 1990 से हो जाती है। तो पहला स्टेटमेंट आपका सही होगा। फिर कह रहा है कि एफडीआई एक प्रकार का किसी देश में होने वाला एक दीर्घकालिक निवेश है। हाँ जी, देखो ध्यान रखना है आपको। एफडीआई जो होता है, एक होता है एफपीआई। एफडीआई जो दीर्घकालिक निवेश होता है, दीर्घकालिक निवेश कहते हैं कि यदि आप भारत में निवेश करोगे तो पहले फैक्ट्री लगानी होगी, फैक्ट्री के साथ साथ उसमें मशीन वगैरह लानी होगी, तो वो क्या, वो निवेश हो रहा है। और ये एफडीआई का से जो निवेश होता है ये अच्छा होता है किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए, क्योंकि इससे क्या होगा, एफडीआई आएगा, कंपनी लगेंगी, रोजगार मिलेगा। रोजगार के साथ साथ क्या होगा, आपको टेक्नोलॉजी भी मिलेगी। तो इस तरीके से, और कुशल कुशल होने का मौका भी आपको मिलेगा। तो ये यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो इसका मतलब क्या है, एफडीआई हमारे लिए क्या है, बहुत ही अच्छा होता है। तो और एक होता है एफपीआई। एफपीआई होता है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। इसको अभी नहीं देखते, एफडीआई को देखेंगे फिलहाल। तो देखो, यदि भारत में यदि कोई कंपनी भारत में निवेश करती है 49% एफडीआई का, तो 49% एफडीआई का मतलब ये होता है, देखो 100% होता है। अब 100% में आपने 49% किसी विदेशी कंपनी को दे दिया, इसका मतलब आपके पास कितना शेयर बचा हुआ है उस कंपनी का? 51%। तो यदि कंपनी भारतीय है, अर्थात ये अर्थात भारत सरकार के नेतृत्व में चलती है कंपनी, तो उसमें क्या होगा, डिसीजन मेकिंग में कौन आगे आएगा? तो भारत सरकार ही उसमें डिसीजन मेकिंग में सबसे आगे आएगी। इसमें विदेशी कंपनी का, जो एफडीआई ला रही है कंपनी, उसका डिसीजन मेकिंग में इतना रोल नहीं होगा, लेकिन जो मेन निर्णय होगा वो भारतीय कंपनी का ही होगा, या फिर भारत सरकार का होगा, या फिर भारतीय कंपनी का होगा। यदि आप किसी व्यक्ति ने भारतीय कंपनी में शेयर लगाया 49% का, तो उसमें डिसीजन मेकिंग में कौन आगे आएगा? उसमें भारतीय कंपनी ही डिसीजन मेकिंग में आगे आएगी। तो इस तरीके से ध्यान रखेंगे। तो तीसरी स्टेटमेंट जो है वो भी आपकी ठीक है, और सब पूछ रहा है कि सत्य है असत्य पूछ रहा है। कह रहा है कि एक कथन सत्य है और दो और तीन असत्य हैं, ये गलत है आपका। एक और दो कथन असत्य हैं और तीन असत्य है, नहीं। जबकि तीनों ही सत्य हैं, तो इसका मतलब क्या होगा, दो सत्य है, एक और तीन असत्य हैं, ये भी गलत है। तो आंसर क्या बनेगा? डी, सभी सत्य हैं आपके। तो ये आपका यहाँ पर ठीक हो जाएगा। अब देखो एफडीआई के बारे में देख लेते हैं क्या है। देखो, एक देश बिजनेसमैन या एक देश का बिजनेसमैन जो है वो किसी दूसरे देश में जब दीर्घकालिक निवेश, ध्यान रखना है दीर्घकालिक निवेश, क्योंकि यूपीएससी ने 2020 में इसी से ही सवाल पूछा। मैं अभी आपको आगे दिखाऊंगा कि कौन सा सवाल है, कि इसी को लेकर, इसी स्टेटमेंट पे ही आपका पूरा का पूरा सवाल टिका हुआ है वो। अभी आपको दिखाता हूँ, देखो। तो इसके द्वारा दीर्घकालिक ब्याज प्राप्त करना होता है तथा विदेशी देश में अपना व्यवसाय बढ़ाना भी होता है। पैसे के अलावा यहाँ पर क्या क्या आता है, देखो एफडीआई के साथ साथ कौशल, प्रौद्योगिकी ज्ञान, और इसके आने से क्या होता है, देश में रोजगार की संभावनाएं भी बढ़ जाती हैं। देखो कंपनी लगेगी तो क्या होगा, जो टेस्ला कंपनी है, टेस्ला कंपनी किसकी है? वो एलोन मस्क साहब की। तो इनके ही जो टेस्ला कंपनी कहाँ है फिलहाल, ये चीन से इसको संचालित करते हैं। तो भारत में भी इस तरह की इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल जो आपको देखने को मिलेंगे, उसमें भी ये भागीदारी करने वाले हैं। कौन? एलोन मस्क। तो वही यहाँ पर देख रहा है कि यहाँ पर रोजगार की संभावनाएं भी बढ़ जाती हैं। भारत में इसकी शुरुआत कब से होती है? तो भारत में इसकी शुरुआत 1990 से मानी जाती है। और 5 प्रकार के एफडीआई जारी करती है भारत सरकार। अब देखो कैसे कैसे होते हैं वो देख लो इनका। एक तो होता है 26% का एफडीआई, कि आप 26% किसी का शेयर, किसी कंपनी का शेयर खरीद सकते हैं। दूसरा होता है 49% का शेयर, और फिर होता है 51% का शेयर, और फिर उसके बाद में होता है 74% का शेयर, और फिर आप 100% का शेयर भी लगा सकते हैं वहाँ पर। तो 5 प्रकार के एफडीआई। देखो 26% में क्या होगा, जब 26% विदेशी कंपनी का होगा, तो इसका मतलब 74% किसका होगा, या तो भारत सरकार का होगा उसमें, या किसी भारतीय कंपनी का होगा। तो 74% यदि भारत सरकार का या भारतीय कंपनी का है, तो डिसीजन मेकिंग में कौन काम करेगा? डिसीजन मेकिंग में जो काम करेगा वो भारत सरकार या भारतीय कोई कंपनी ही करेगी। उसी तरीके से यदि आपने 49%, ये तो स्टेटमेंट स्टेटमेंट बनी थी, यदि आपके पास 49% का एफडीआई है, तो 51% का शेयर अभी भी किसके पास है? भारतीय कंपनी या भारत सरकार के पास होगा। तो डिसीजन मेकिंग में कौन आगे आएगा? डिसीजन मेकिंग में भारतीय कंपनी या भारत सरकार ही आगे आएगी। लेकिन यहाँ से जो कहानी उलट जाती है आगे के लिए। अब एफडीआई भारत सरकार ने कह दिया 51% होगा, तो 51% यदि एफडीआई है, तो अब विदेशी कंपनी का कितना लगा हुआ शेयर उसमें? 51% का। जबकि भारत सरकार या भारतीय कंपनी का कितना लगा हुआ है? 49%। अब इसमें डिसीजन मेकिंग में कौन सामने आ जाएगा? विदेशी कंपनी। तो डिसीजन मेकिंग में जो आगे आएगी वो भारतीय कंपनी ना आकर वो विदेशी कंपनी आएगी अब। और यदि आपने 74% शेयर दे दिया, तो फिर से वही, अब जब 74% शेयर शेयर दे दिया तो 26% आपके पास बचा। तो 26% में आप डिसीजन मेकिंग में भाग नहीं लेंगे। तो डिसीजन मेकिंग में मेन निर्णय जो होगा वो किसका होगा? वो विदेशी कंपनी का ही होगा। और
100% का मतलब होता है कि उसमें भारतीय शेयर कोई नहीं लगा हुआ। वो 100% भारतीय नहीं है, वो 100% विदेशी कंपनी होगी, और विदेशी कंपनी होगी तो कैसी होगी? पूर्णतः विदेशी कंपनी होगी, और डिसीजन मेकिंग किसका होगा फिर? ये भारत का थोड़ी ना होगा। भारत के तो वो रूल के अनुसार चलेगी, लेकिन डिसीजन मेकिंग में भारत की कोई भूमिका वहां पर नहीं होगी। तो ये 5 प्रकार का एफडीआई होता है। अब देखो, यदि यहाँ पर मेंस का क्वेश्चन भी आ जाए बनाने के लिए, तो आपको मैंने इतना मसाला दे दिया कि आप इसे आराम से याद रख सकते हैं। अब मैं जरा देखो क्वेश्चन दिखा देता हूँ आपको। ये एज इट इज सवाल जो था, ये क्वेश्चन की ही कटिंग यहाँ पर लगाई गई है। देखो, भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषता मानी जाती है? अब देखो, यह मूलतः किसी सूचीबद्ध कंपनी में पूंजीगत साधनों के द्वारा किया जाने वाला निवेश है। पूंजीगत साधन नहीं होता ये आपका गलत है। देखो, यह मुख्यतः ऋण सृजित न करने वाला पूंजी प्रवाह है। क्या ये ऋण सृजित करता? नहीं, ऋण सृजित नहीं करता। ऋण देना नहीं होता हमें, यहाँ पे हमें क्या होता है? ऋण हमें लेना होता है उल्टा। तो ये आपका आंसर क्या बनेगा? ये आपका आंसर इसमें बी ही लगेगा। यह एक ऐसा निवेश है जिसके ऋण समाशोधन अपेक्षित है। ये भी आपका गलत है। यह विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों में किया जाने वाला निवेश है। ये भी आपका गलत है। तो आंसर क्या बनेगा इसका? बी इसका आंसर होगा। तो ये यूपीएससी का ही सवाल है, 2020 में पूछा गया था। तो देखो, एफडीआई को नियंत्रण कौन कौन करता है? तो एफडीआई को नियंत्रण करने के लिए भारत सरकार द्वारा कुछ नियम बनाए गए हैं, जैसे कंपनी एक्ट 2013 का है। फिर आप देखेंगे सेबी एक्ट 1992 का है। सेबी अर्थात स्टॉक स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी मतलब शेयर बाजार को, भारत में शेयर बाजार को नियंत्रित करने का काम कौन करती है? तो सेबी करती है। फेमा एक्ट है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट बोलते हैं, जिसको हम 1999 में लाया गया था। तो इनको सबको याद रखना है आपको, कभी कभी मैचिंग कराने के लिए पूछ लेगा। जैसे मैंने आपको जो अमेरिका वाला पढ़ाया था, उसमें भी तो डिफेंस पैक्ट ऐसे ही पूछ लिया था सारा। तो फॉरेन ट्रेड एक्ट है 1992 का, और सिविल प्रोसीजर कोड एक्ट है आपका 1908 का। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है 1872 का लाया गया, और आर्बिट्रेशन एंड कंसिलेशन एक्ट है 1996 में लाया गया था। इसे बोलते हैं मध्यस्थता और सुलह अधिनियम। एक है कंपटीशन एक्ट, तो ये आपका 2002 का है, और इनकम टैक्स एक्ट है आपका 1961 का। फिर आप देखेंगे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, ये भी भारत सरकार द्वारा लाई गई है। तो इनको नियंत्रित करने के लिए इतना कुछ आपको यहाँ पर देखना है। अब देखो, भारत में एफडीआई प्रतिबंधित कहाँ है? कहाँ आप एफडीआई को नहीं लागू कर सकते हो? तो एफडीआई को देखो, लॉटरी उद्योग में सरकार और निजी लॉटरी के साथ साथ लॉटरी दोनों में शामिल, अर्थात लॉटरी उद्योग में आप इसको नहीं लगा सकते। कैसीनो होती है जहां पर जुआ वगैरह खेला जाता है, कैसीनो सहित जुए और सट्टेबाजी में आप एफडीआई को नहीं लगा सकते। निधि निगम और चिट फंड में भी आप एफडीआई को नहीं लगा सकते। हस्तांतरणीय विकास अधिकार, जिसे हम टीडीआर बोलते हैं, उसमें भी आप नहीं लगा सकते। जैसे आप, अगला है आपका सिगार, चुरुट, सिंग्रोलेस या सिगरेट के लिए तंबाकू खरीदना है, तो आप उसमें भी एफडीआई को नहीं लगा सकते। और सबसे मेन पॉइंट, परमाणु ऊर्जा और रेलवे संचालन में भारत सरकार ने अभी इसको परमिशन नहीं दी है। तो ये आपका मेन पॉइंट होगा कि परमाणु ऊर्जा और रेलवे संचालन के लिए एफडीआई नहीं लिया जाता। इसका मतलब क्या है? परमाणु ऊर्जा और रेलवे संचालन में 100% हिस्सेदारी किसकी है? भारत सरकार की है। तो वो यहाँ पर आप देखेंगे। तो वो ये तो हो गया आपका 21 अप्रैल का करंट अफेयर आपका कंप्लीट हो जाता है। तो देखो, यदि आपको लेक्चर की पीडीएफ की आवश्यकता हो, तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का भी लिंक दिया हुआ है और व्हाट्सअप का भी लिंक दिया हुआ है। कोई भी एक ज्वाइन कर सकते हैं वहां से, तो वहां से आपको टाइम टू टाइम पीडीएफ मिलती रहती है। और यदि आपको कोई भी क्वेरी हो, किसी भी तरह की क्वेरी हो, आप मेल के माध्यम से बता सकते हैं। तो और यदि कोई आप यहाँ पर चेंजिंग कराना चाहते हैं, कुछ भी आपको अच्छा लगता है कि जो भी आपको लगे, सुटेबल लगे, तो आप वो भी आप मेल के माध्यम से बता सकते हैं। और यदि आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।